नमस्कार, आप देख रहे हैं धन दौलत और मैं हूं विवेक लॉ। कैलेंडर ईयर 2015 खत्म होने वाला है और 31 मार्च 2016 को खत्म हो जाएगा वित्त वर्ष 2015-16। फरवरी में आपकी कंपनी टैक्स प्लानिंग का पूरा ब्यौरा आपसे वसूलेगी, जिसके आधार पर आपकी सैलरी में काट छाट भी हो सकती है। जाहिर है कि टीडीएस के अलावा फरवरी मार्च में तनख्वाह की अतिरिक्त कटौती से आपको टैक्स प्लानिंग ही बचा सकती है। 31 मार्च की डेडलाइन तक इंतजार करने का मतलब है कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिफंड हासिल करना पड़ेगा, जिससे आप जल्दी निवेश करके बच सकते हैं। आज धन दौलत में हम आपको टैक्स प्लानिंग की सभी बारीकियां समझाएंगे और बताएंगे कैसे टैक्स प्लानिंग के बहाने आप अपनी निवेश और बचत योजना की शुरुआत भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं वो 8 जरूरी कदम जो आपकी टैक्स प्लानिंग को बना सकते हैं दमदार। साल की आखिरी तिमाही आते आते टैक्स प्लानिंग लोगों की प्राथमिकता बन जाती है। आखिर फरवरी मार्च की सैलरी हाथ में तभी बिना कटे आएगी जब टैक्स प्लानिंग के सबूत दफ्तर में अकाउंट डिपार्टमेंट को सौंप दिए जाएंगे। इस लिहाज से अब महज 1 महीने से कुछ ही ज्यादा वक्त बचा है जब आप टैक्स प्लानिंग को अंजाम तक पहुंचाकर अपनी सैलरी की रक्षा कर सकते हैं। ज्यादातर लोग इसी वक्त जल्दबाजी में टैक्स प्लानिंग करते हैं। मुझसे क्या होता है कि हमेशा जब भी मैं अपनी टैक्स प्लानिंग करता हूं तो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर करता हूं, फरवरी में और मार्च में। तो उसमें होता क्या है कि मैं अपना स्मार्टली इन्वेस्ट नहीं कर पाता हूं और उस वजह से मैं गलत पॉलिसीज़ ले लेता हूं या गलत जगह इन्वेस्ट कर देता हूं, जिससे कि मुझे फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं होता। हालांकि अनुभव के साथ लोग ये भी सीख जाते हैं कि टैक्स प्लानिंग के लिए फरवरी का इंतजार करने के बजाय अप्रैल से ही योजना बनाना बेहतर रहता है। जब मैंने कमाने की शुरुआत की थी तो हमारे को टैक्स बचाने के लिए फरवरी मार्च का इंतजार करना पड़ता था। उसमें हमारे को इंश्योरेंस और पैसे जोड़ने के लिए, घर चलाने के लिए बड़ा खर्च करने में दिक्कत आती थी। अब हमारे को जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता रहा तो हमने फरवरी मार्च का इंतजार करना बंद कर दिया। हम अपनी प्लानिंग अप्रैल से शुरू कर देते हैं। जानकार भी मानते हैं कि हड़बड़ी में की गई टैक्स प्लानिंग से टैक्स भले ही बच जाए, लेकिन निवेश पर उम्मीद से कम मुनाफा मिलने का खतरा बना रहता है। टैक्स प्लानिंग का पर्पज़ यही है कि आप अप्रैल से शुरू करें और मार्च तक चलें, ना कि एंड में 30-31 को या 25 तारीख को जल्दीबाजी में किसी के कहे सुने के हिसाब से चेक दे दिया और टैक्स बचा लेते हैं। उससे उसका पर्पज़ ही ख़त्म हो जाता है। हम आपको बताते हैं वो 8 तरीके जिनके जरिए आप आसानी से और शानदार तरीके से टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। ATC, ATCCC, ATCCD। पैसा जोड़ने और टैक्स बचाने के लिए ATC, ATCCC, ATCCD सबसे लोकप्रिय विकल्प है। इनके जरिए PPF अकाउंट, 5 ईयर टैक्स सेविंग FD, इक्विटी म्यूचुअल फंड, पेंशन प्लान, EPF, इंश्योरेंस, NSC, NPS में पैसा निवेश करके टैक्स बचाया जा सकता है। इन सभी विकल्पों में लगाया गया 1.5 लाख रुपया ही टैक्स छूट का दावेदार होगा। इस साल से NPS में लगाए गए 50,000 रुपए तक पर भी टैक्स छूट मिलेगी, यानी कुल मिलाकर 2 लाख रुपए तक की टैक्स छूट इन विकल्पों के जरिए हासिल की जा सकती है। मेडिकल खर्च और मेडिक्लेम पॉलिसी। बीमारियों के लिए किए गए खर्च से आपको मेडिक्लेम पॉलिसी बचाती है। इस मेडिक्लेम पॉलिसी के लिए चुकाया गया प्रीमियम आपको टैक्स से बचाता है। 80D के तहत खुद के और परिवार के लिए ली गई मेडिक्लेम पॉलिसी के प्रीमियम पर टैक्स छूट मिलती है। 80DDD के तहत विकलांग आश्रितों के इलाज पर किया गया खर्च टैक्स फ्री होता है। 80DDB के तहत चुनिंदा बीमारियों के इलाज पर किया गया खर्च टैक्स फ्री होता है। होम लोन बचाता है टैक्स। होम लोन के प्रिंसिपल के भुगतान पर 80C के तहत छूट मिलती है। इसके अलावा होम लोन के ब्याज का भुगतान भी सालाना 2 लाख रुपए तक टैक्स बचाने में मददगार होता है। एजुकेशन लोन। अगर आपने खुद के या परिवार के या फिर किसी आश्रित के लिए एजुकेशन लोन लिया है तो भी आप अच्छी खासी टैक्स सेविंग कर सकते हैं। 80E के तहत एजुकेशन लोन के ब्याज के भुगतान पर टैक्स छूट मिलती है। राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम।
इस योजना में सालाना 12 लाख रुपए से कम आमदनी वाले लोगों को टैक्स बचाने का मौका मिलता है, बशर्ते वो पहली बार शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहे हों। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। किसी भी लॉन्ग टर्म निवेश से मिलने वाले फायदे पर लगने वाले टैक्स से बचा जा सकता है। इसके लिए चुनिंदा निवेश विकल्पों में पैसा लगाने से टैक्स देनदारी से छुटकारा मिल जाता है। दान की गई रकम पर टैक्स छूट। दान की गई रकम पर ATG के तहत अलग अलग जगह 50% से लेकर 100% तक टैक्स छूट का फायदा मिलता है। शेयरों की बिक्री पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। शेयर बाजार में रिटेल इन्वेस्टर्स को बढ़ावा देने और ट्रेडिंग पर लगाम लगाने के लिए 1 साल से ज्यादा अवधि तक रखे गए शेयरों की बिक्री से मिलने वाले मुनाफे को टैक्स फ्री कैटेगरी में रखा गया है। इन चंद बातों पर अमल करके आप न केवल अच्छी टैक्स प्लानिंग को अंजाम दे सकते हैं, बल्कि निवेश योजना की शुरुआत भी कर सकते हैं। आदित्य के राणा, दिल्ली आज तक। टैक्स प्लानिंग पर विस्तार से चर्चा के लिए अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाने माने फाइनेंशियल प्लानर सूर्या भाटिया। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्या आने के लिए। हम सबकी आदत होती है ना कि हम लास्ट में जाके अपनी टैक्स की इन्वेस्टमेंट करते हैं, और हालांकि जो लोग सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे तो कंपनियाँ शुरू कर देती हैं जनवरी से आपसे मांगना, और अगर आपने तब तक नहीं इन्वेस्ट किया तो काट भी देते हैं सैलरी। तो ये हम लास्ट मिनट तक जो इंतज़ार करते हैं, ये क्यों करते हैं और ये क्यों नहीं करना चाहिए? अगर आप शुरू से ही प्लानिंग करेंगे आपके फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के साथ, तो आपको ये जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि हमको इतना उसमें 1 से 2% के हिसाब से सालाना इंटरेस्ट का फ़र्क पड़ता है। एक छोटा सा एग्जांपल अगर लीजिए आप PPF का, आप हर महीने जमा कर सकते हैं PPF। जिस तरीके से आपकी कंपनी आपका प्रोविडेंट फंड काटती है, उसी तरीके से आप PF को हर महीने जमा कर सकते हैं, पर आप हर आदमी मार्च फरवरी में जाकर ही उसको जमा करता है। अगर वही पैसा हम मई या जून के महीने में अगर जमा कर दे और मार्च में ना कराएं, वो 10 महीने का जो पीरियड है और 15 साल तक अगर हम ये करते रहें, तो आपको कम से कम 3 से 4 लाख तक की राशि बच सकती है, जो आपके ब्याज के दर पे आप कमा सकते हैं। अगर ये छोटी छोटी बातें अगर हम समझ लें और इसको अपने साथ डिसिप्लिन क्रिएट कर लें, तो आप देखेंगे कि आपकी जो कंपाउंडिंग, हम इसको बोलते हैं, बार बार कंपाउंडिंग कहते हैं, इसी को हम कंपाउंडिंग कहते हैं, जब आपका ब्याज कमाता है। एक और जो चीज़ देखी गई है वो ये है कि हम बहुत प्रोडक्ट ऑब्सेसिव हो जाते हैं कि प्रोडक्ट है और इतनी रियायत दी है सरकार ने, तो मुझे ये पूरी रियायत जैसे तैसे जो भी प्रोडक्ट आया मेरे सामने मुझे वो खरीदना है, चाहे मुझे ज़रूरत हो उसकी या ना हो। और ऐसा कई बार हो जाता है क्योंकि हमारा फोकस, जैसे आपने कहा कि, और इस पे मैं आपसे चाहूँगा कि आप विस्तार पे थोड़ा समझाएं कि फाइनेंशियल प्लानिंग और टैक्स प्लानिंग को हम एक अलग तरीके से देख लेते हैं, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि पहले आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करिए और फिर जहाँ भी आपके प्रोडक्ट हैं जहाँ पे टैक्स की रियायत है उनको ले लीजिए। होता उल्टा है। आप टैक्स प्लानिंग करते हैं और उसके दायरे के अंदर आप चाहते हैं कि मैं अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर लूं, पर टैक्स प्लानिंग एक पार्ट कहलाता है, एक सब पार्ट कह लीजिए आप फाइनेंशियल प्लानिंग का। पर यहाँ पर हम टैक्स प्लानिंग को एक अपना सेंट्रिक इमेज मानते हैं कि हमारा मेन जो करना है हमको वो है टैक्स प्लानिंग। उसके बाद जो होगा वो ठीक है, हम अपनी सारी की सारी जो हमारी बचत और निवेश है उसके इर्द गिर्द घुमाते हैं, और ये गलत है। जो बिल्कुल ही गलत है। हमको अपनी जो हमारे फाइनेंशियल गोल्स हैं, हमारे जो टारगेट्स हैं, हमारी जो नीड्स हैं, उनके हिसाब से हमको निवेश करना चाहिए। उसके अंदर हम ये देखें कि क्या हम टैक्स प्लानिंग भी डाल सकते हैं, जैसे कि जो हमारे लंबे समय की जो हमारे गोल्स हैं, जैसे आप चाइल्ड एजुकेशन ले लीजिए या मैरिज ले लीजिए, अपनी रिटायरमेंट ले लीजिए, उसके लिए आप रिटायरमेंट प्लानिंग को भी एक पार्ट मान सकते हैं और वो सेविंग करिए आप टैक्स प्लानिंग के जरिए। बट होता उल्टा है, हम लॉक इन कर देते हैं अपनी स्कीम्स को, और जब हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है तब हमें ढूंढते हैं कि पैसा कैसे निकालें, और तब हमें फ़ायदे के बजाय नुकसान होता है। वही कंपाउंडिंग जो हमको फ़ायदा देती है उतना ही नुकसान भी दे सकती है। कुछ सवाल भी आए हैं आपके लिए, लेते हैं थोड़े सवाल आपसे। पहला सवाल है नीरज कुमार, ये अगले 2 हफ्तों में
टैक्स प्लानिंग के लिए 70,000 रुपए निवेश करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कैसे और कहां इस पैसे को निवेश करके ये ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचा सकते हैं। यही तो हम बात कर रहे हैं कि बिल्कुल। जो नजरिया है वो केवल इतना है कि मैं कैसे बचा सकूं, सरकार को ना दूं। जो बेस्ट ऑप्शन आती है, सबसे कम जो लॉक इन का पीरियड है वो है ELSS। और जनरली ये देखा गया है, अगर आप ट्रेंड भी देखें पिछले कई सालों का, कि ELSS जो कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है म्यूचुअल फंड के जरिए, वो एक काफ़ी अच्छा माध्यम है आपको टैक्स बचाने का और आपके एक पोर्टफोलियो क्रिएट करने का। हम उसमें सलाह यही देते हैं कि आप इसमें SIP के थ्रू के जरिए जाइए, बट क्योंकि इनके पास तो समय है नहीं, अगर इनको सिर्फ डिक्लेरेशन देनी है तो डिक्लेरेशन ये देकर उसमें फिर ये STP शुरू कर सकते हैं, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, जिसमें अभी ये पैसा डाल सकते हैं एक लिक्विड फंड में, जो कि हर थोड़े दिनों में, एक हफ्ते के अंदर या हर 15 दिन में या महीने के अंतराल पे वो पैसा वहां से निकलकर एक ELSS स्कीम में चले जाएगा। पर अगर इनको डालना 15 दिन में ही है तो ऑप्शन तो इनके पास ज्यादा है नहीं, तो लिक्विड फंड उस दायरे में नहीं आता है, क्योंकि लिक्विड फंड उसमें आपको जो में नहीं आता। मुझे उसके लिए सिर्फ ELSS ही करना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर उनके पास 3 महीने से 3.5 महीने का समय है, दिसंबर से लेकर मार्च तक का, तो ये STP शुरू कर सकते हैं, नहीं तो इनको लमसम डालना पड़ेगा। पर अगले साल के लिए इनको अभी से ही SIP शुरू कर देनी चाहिए, जो कि एक परपेचुअल आपका एक क्लॉक बन जाएगा जिसमें आप सेविंग शुरू कर सकते हैं हर महीने की। आइए लेते हैं एक और सवाल। सौरभ शर्मा का ये सवाल हमें मिला है। इनकी ग्रॉस सैलरी 7,30,000 रुपए है। जानना चाहते हैं कि ATCCC में 1.5 लाख के अलावा किस तरह से और टैक्स ये बचा सकते हैं। पिछले 3 साल से ये RGESS ATCCG में भी ये सालाना 50,000 रुपए निवेश कर रहे हैं। पूछा है कि क्या RGESS या NPS के अलावा भी कोई और विकल्प है जिसके जरिए ये अतिरिक्त टैक्स सेविंग का फायदा उठा सकते हैं। मुझे इनके भी सवाल से ऐसा लग रहा है कि ये जहां भी जो प्रोडक्ट देखा कि यहाँ पे टैक्स बचत है उसमें डाल दिया। आप देखिए इन सब में आपको एक कॉमन थ्रेड मिलेगा। हम सोचते नहीं हैं, अगर हमें लगता है कि यहाँ टैक्स की बचत हो रही है, अच्छा गलत बुरा तो बहुत बात की बात है। अगर हमारा कुछ पैसा बचता है टैक्स सेविंग के जरिए तो हम बचा लेते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट मेरे लिए सूटेबल हो या ना हो, ये तो हम बात ही नहीं करते हैं। पर इनके सवाल पे अगर आप देखेंगे तो इन्होंने RGESS की स्कीम पूरी का एग्जॉस्ट कर लिया लिमिट अपनी, ATC भी एग्जॉस्ट कर सकते हैं, ये 1.5 लाख की लिमिट है। हमने बताया ATD के बारे में, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, वो भी कर सकते हैं। कुछ एम्प्लॉयर्स आपको ये ऑप्शन देते हैं कि सैलरी स्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं आप एक दायरे में जो इनकम टैक्स आपको अलाउ करता है, जिसमें आप HRA का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं, आप LTA का बेनिफिट ले सकते हैं कि लीव ट्रेवल अलाउंस के आप ट्रैवल करते हैं, जो कि ब्लॉक बनता है आपको, जिसमें आप 4 साल का ब्लॉक होता है और 2 बारी आप उसका बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। तो कुछ माध्यम है जो कि आपको अपने एम्प्लॉयर से बात करनी पड़ेगी, क्या मेरी सैलरी इस तरीके से आप स्ट्रक्चर कर सकते हैं जो हम खर्चा करते हैं और उसका मैं बेनिफिट, उसका मैं लाभ उठा सकूं अपनी टैक्स प्लानिंग के अंदर। धन दौलत में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का दौर जारी रहेगा। सूर्य भाटिया हमारे साथ बने रहेंगे, आप देखते रहिए आज तक। धन दौलत में ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। जाने माने फाइनेंशियल प्लानर सूर्य भाटिया हमारे साथ मौजूद है। एक और सवाल है सूर्य, यह है हरियाणा से रमन कपूर का। ये 56 साल के हैं और जानना चाहते हैं कि क्या ये NPS में निवेश कर सकते हैं। NPS किस तरह से टैक्स प्लानिंग में मदद करती है? NPS का जो आपका एज लिमिट है वो है 18 साल से 60 साल तक के, तो ये ज़रूर कर सकते हैं कि अभी 56 साल के हैं तो उनके पास 4 से 5 साल हैं अपने निवेश करने के लिए NPS में। NPS के अंदर जो आपको इक्विटी का एक्सपोजर मिलता है वो अप टू 50% तक का मैक्सिमम एक्सपोजर आप ले सकते हैं। आपको एज साइकिल के हिसाब से भी एक्सपोजर मिल सकता है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है इक्विटी का एक्सपोजर आपका कम होता जाता है। टैक्स बेनिफिट्स की अगर बात करें NPS में तो ATC के अंदर आपको जो 1.5 लाख की जो आपकी लिमिट है उसके अंदर NPS की एलिजिबिलिटी होती है। ATCCD जो इस साल से शुरू हुआ है उसमें भी 50,000 रुपये का आपको एक लाभ मिलता है, यानी 2 लाख तक आप डाल सकते हैं। पर ATCCD सिर्फ NPS के लिए ही आया है, वो 50,000, 1.5 लाख हम कहीं भी और जो है बात करी NPS में भी लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका एम्प्लॉयर चाहे तो 10% तक की आपकी बेसिक सैलरी की रकम वो NPS में जमा कर सकता है और वो पोर्शन जो वो जमा करता है अप टू 10% वो आपकी टैक्सेबल इनकम में काउंट नहीं होती है। तो एक तरह से वो आपका रिटायरमेंट किट या रिटायरमेंट कॉर्पस आप उसको कह सकते हैं। तो ये 3 बेनिफिट टैक्सेशन के आपको मिलते हैं, पर मैच्योरिटी पे
आज की तारीख में एनपीएस टैक्सेबल कहलाता है, और इसीलिए अभी शायद इतना उतना पॉपुलर नहीं हुआ है। बट क्योंकि कहने वाले कहते भी हैं 20-25 साल पैसे मैंने जमा किए और जब मैं ले रहा हूं और उस पर अगर आप टैक्स लगा दें तो अभी वो टैक्सेबल कैटेगरी में आता है एनपीएस। बट एक तरफ से ये भी कह सकते हैं आप कि जब आप रिटायर होंगे, आपकी जो कमाने की जो इनकम कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, तो जो आपको एन्युटी मिलेगी तो वो एक छोटे दायरे में आएगी टैक्सेशन की, इसलिए आपको ज़्यादा टैक्स नहीं देना पड़ेगा, पर वो टैक्सेबल कैटेगरी में भी आएगी एनपीएस। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्या आने के लिए धन दौलत पर और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। धन दौलत में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर से हाजिर होंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ और निवेश के तमाम विकल्प जैसे गोल्ड, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस वगैरह से जुड़े आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। अगर आपके पास भी निवेश से जुड़ा कोई सवाल है तो आप हमें dhandaulat@aajtak.com पर मेल कर सकते हैं। सवाल के साथ अपना फोन नंबर जरूर लिखें। धन्यवाद।